हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट को लेकर। सीएमए वाले बच्चे जो परेशान है, जो भी अभी एमसीए की एक रिपोर्ट कल परसों से वायरल हो गई और बच्चे परेशान कि हमारा करियर खत्म हो गया, सीएमए वाले हम तो बर्बाद हो गए, हम लुटपुट गए। बेटा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आज मैं बहुत सारी बातें ऐसे करूंगा कि तुम लोगों ने ना अलग एंगल से देखा है। मैं तुम्हारे को पॉजिटिव साइड दिखाता हूं कि इतना पैनिक करने वाली बात है नहीं जितना पैनिक आप लोग कर गए हो। मैं अभी उसका लॉजिक बताऊंगा विद रीजनिंग, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। और पहली बात यह कि ये जो रिपोर्ट है ये क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूं। एक रिकमेंडेशन है। क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक कमेटी सेटअप की है और उस कमेटी को बोला है कि हमारे इंडिया में जो कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं उसके फ्रेमवर्क को और कैसे चेंजेस, क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, उसमें कैसे बेटर किया जाए या क्या किया जाए, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, आप उसके लिए रिकमेंडेशन दो। तो ये एक रिकमेंडेशन रेडी की गई है। इसके बेस पे लॉ बन भी सकता है, नहीं भी, और इस रिकमेंडेशन को चेंज भी किया जा सकता है। तो ये रिकमेंडेशन, एक रिपोर्ट रेडी करवाई गई है। ये रिपोर्ट किसने बनाई है? एमसीए की ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही मिलकर एक कमेटी सेटअप की, उन्होंने रिपोर्ट रेडी करके दी है। और इन्होंने प्रपोज चेंजेस बताए हैं कि इंडियन एग्जिस्टिंग जो कॉस्ट ऑडिट सिस्टम है और कॉस्ट रिकॉर्ड का सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस बेटर हो सकते हैं, वो लाए। अब इसमें ना मैं कुछ मेन मुद्दे उठाता हूं। मैंने वीडियो भी थोड़ी देर पहले बना दी थी, लेकिन मैंने अभी चेक करा उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। तो मैंने ना इसको ना दो कैटेगरी में, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस वीडियो पे, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं एक बात करता हूं, एक मिनट रुको, एक मिनट। तो मैं बात करता हूं आप लोगों से कि एक मिनट, सामने स्क्रीन आ रही है? नहीं आ रही, एक मिनट। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि ये देखो, मैंने ना पहले से ही नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स बना रखे हैं। मैं कल की ये जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट है, मतलब पहले ही आ गई थी, अभी तो लॉ नहीं बना है। मैं इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं ताकि आप लोगों को पहले तो पिक्चर क्लियर होए। सबसे बड़ा जब मुद्दा उठा है ना, मैं पहले नेगेटिव साइड पे चल रहा हूं, फिर पॉजिटिव को भी लिंक करूंगा इससे। वो उठा है कॉस्ट ऑडिट को लेकर। कॉस्ट ऑडिट को लेकर, कॉस्ट ऑडिट से आपको पता है सीएमए वालों का मेन माना जाता है कि हम लोग स्पेसिफिकली इस चीज में डील करते हैं। इसके लिए हमारा कॉस्ट रूल्स लगते हैं, रूल 4 लगता है इसके अंदर कॉस्ट ऑडिट के ऊपर। और उसमें क्या होता है कि उन्होंने ना जो कॉस्ट ऑडिट है वो एप्लीकेबिलिटी के लिए कि कॉस्ट ऑडिट किन किन कंपनीज पे लगेगा, उन्होंने दो सेक्टर में डिवाइड करा हुआ है, कैटेगरी ए कंपनीज, कैटेगरी बी कंपनीज। कैटेगरी ए कंपनीज वो वाली कंपनी जो रेगुलेटेड सेक्टर वाली कंपनीज है, मतलब जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक रेगुलेटर, एग्जांपल टेलीकॉम कंपनी, उसका रेगुलेटर कौन है? ट्राई। इंश्योरेंस कंपनी, उसका रेगुलेटर कौन है? इरडा, है ना। कैटेगरी बी कंपनीज वो वाली कंपनीज हैं जिनके अंदर अनरेगुलेटेड सेक्टर वाली कंपनीज हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक रेगुलेटर नहीं। एग्जांपल रेडीमेड गारमेंट वाली कंपनीज या आपका सब्जी मंडी, ये सब क्या है? अनरेगुलेटेड सेक्टर टाइप वाली कंपनीज है। अगर सब्जी मंडी के अंदर जो लोग अगर कोई कंपनी बनाकर बेच रहे हैं तो उनको कोई वेजिटेबल के लिए कोई रेगुलेटेड सेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड दो कैटेगरी बनी हुई है। तो होता क्या था कि पहले कॉस्ट ऑडिट किस पे लगता था और इसमें फर्क क्या पड़ा है, मैं क्लियर कर दूं। अच्छा, इसको भी समझने से पहले बेस क्लियर कर दूं। हुआ क्या है कि कॉस्ट ऑडिट की लिमिट में चेंज लाया गया और कॉस्ट ऑडिट जो है तो चेंज लाकर लिमिट बढ़ा दी गई है। लिमिट बढ़ा दी गई, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, पहले कॉस्ट ऑडिट उन कंपनियों पे लगता था जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, इंडिविजुअल टर्नओवर प्रोडक्ट का 25 करोड़ था। अब वो चेंज करके 75 करोड़ कर दी गई है। तो मतलब पहले जिन कंपनियों का प्रोडक्ट का टर्नओवर 25 करोड़ था उन पे कॉस्ट ऑडिट लगता था, 75 वाली पे लगेगा। तो 75 करोड़ से नीचे वाली कंपनी है उनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा। तो इसका स्कोप थोड़ा सा यूं कम लग रहा है। लेकिन अब ध्यान सुनना, पहली बात तो ये कि आप ये समझो कि कॉस्ट ऑडिट करता कौन है। देखो, सीएम में दो तरीके के होते हैं। हर प्रोफेशन सीए, सीएस, सीएम में दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जॉब वाले, एक होते हैं प्रैक्टिस वाले। आंख कान खोल के सुनना, मैं बता रहा हूं कि इतना तुम्हारे करियर पे फर्क नहीं पड़ा जितना तुम लोगों ने बना लिया। जैसे डॉक्टर होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वो डॉक्टर जो डॉक्टर बनने के बाद नौकरी कर रहे हैं हॉस्पिटल में। एक डॉक्टर वो जिन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया, खुद का काम करेंगे, खुद के कस्टमर लाएंगे, सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। उन्हें हम बोलते हैं डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं। तो सेम सीएस, सीएस, सीएम में भी दो तरीके के होते हैं, एक जॉब वाले, एक प्रैक्टिस वाले। एक वो जो किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, एक वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके खुद का ऑफिस है, खुद का क्लाइंट बना रहे हैं। कॉस्ट ऑडिट सारे सीएम में नहीं कर सकते, खाली वो वाले सीएम में कर सकते हैं जो प्रैक्टिस में है। जॉब वाले सीएमए को कॉस्ट ऑडिट करना अलाउड नहीं होता। और जो इंपैक्ट आया है वो कॉस्ट ऑडिट की लिमिट पे आया है और 95 से लेकर 98% तक सीएमए जॉब ही करते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो अगर 100 सीएम में क्वालिफाई हो रहे हैं ना मेरी नजरों में, तो 100 में से 95 लोग जॉब ट्राई करते हैं। मुश्किल से 5 लोग ऐसे होते हैं जो अपना ऑफिस खोलते हैं। तो उन 95 सीएमए पे तो कॉस्ट ऑडिट की लिमिट से चेंज से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं।
क्योंकि उन्होंने तो कॉस्ट ऑडिट करना ही नहीं है। कॉस्ट ऑडिट किसने करना है? कॉस्ट ऑडिट करना है सीएमए इन प्रैक्टिस वालों ने। अभी उनमें भी बताऊंगा कि उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उनको भी नहीं पड़ेगा अभी ज्यादा, भले लिमिट चेंज हो गई, बताऊंगा कैसे। लेकिन मैं पॉजिटिव एंगल दिखवा रहा हूं कि जॉब वालों 95% सीएमए जॉब करते हैं, प्रैक्टिस में नहीं जाते, अपना काम नहीं खोलते। मुश्किल से 5% 7% सीएमए ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट की लिमिट का इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ते पढ़ते टेंशन में, अगर पहली बात अभी ये ड्राफ्ट है, प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है, कोई आया नहीं है, कोई लॉ नहीं बना भी, पहली बात तो आया नहीं, उसमें दिक्कत, और उसी में डर गए। और डरने भी वाली चीज तो तब हो कि तुम्हारे करियर में इंपैक्ट पड़ना हो। 100 में से 95% लोग तो जॉब पे जाते, उनके करियर में तो फर्क ही नहीं पड़ना इसका। तो पहली बात तो मैंने लिख दिया जॉब पे नो इंपैक्ट। बात समझ आ गई? जॉब पे तो इसको इंपैक्ट ही नहीं है कॉस्ट ऑडिट लिमिट चेंज होने पे। अब फर्क क्या है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। पहले क्या होता था, अगर कंपनी कैटेगरी ए वाली है, मतलब रेगुलेटरी सेक्टर वाली है, तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर, अच्छा ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर मतलब एक कंपनी 5 प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके पांचों प्रोडक्ट का टर्नओवर अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड साथ में हो सकता है कॉस्ट ऑडिट उसके 5 में से खाली एक ही प्रोडक्ट पे लगता हो, बाकियों में ना लगता हो एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल टर्नओवर उसका 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगेगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर आपका पिछले साल के अंदर, अगर आपका आप कैटेगरी ए वाली कंपनी, रेगुलेटरी सेक्टर वाली कंपनी, और आपका ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, और इंडिविजुअल उस प्रोडक्ट का टर्नओवर जिसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लग रहा है 25 करोड़ से ज्यादा, तो आपके ऊपर क्या लगता था? कॉस्ट ऑडिट लगता था। और अगर आप कैटेगरी बी वाली कंपनी हो, तो आपका ओवरऑल टर्नओवर पिछले साल का 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड इंडिविजुअल टर्नओवर उस प्रोडक्ट का, ये तो ओवरऑल टर्नओवर कंपनी का है, इंडिविजुअल टर्नओवर प्रोडक्ट का 35 करोड़ से ज्यादा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में, तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगता था। और इसमें एक चीज और थी कि वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, अगर एक बार आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लग गया तो वो लाइफ टाइम लगता रहता था। अब इस लिमिट को चेंज करके इन लोगों ने नई जो प्रपोज लिमिट लेकर आए हैं वो क्या है, अब ओवरऑल टर्नओवर तो देखेंगे ही नहीं, मतलब ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर 50 था, 100 था, अब ओवरऑल नहीं देखेंगे, तो ये नुकसान वाली बात है। नुकसान वाली बात ये है कि पहले क्या होता था, ओवरऑल की वजह से जिन प्रोडक्ट की वजह से कॉस्ट ऑडिट नहीं भी लगता था, हम उनको भी लपेटे में ले लेते थे, उसकी वजह से हमारी कंपनी के ऊपर कॉस्ट ऑडिट लग जाता था, हम लोगों को ज्यादा स्कोप मिलता था। अब क्या है, वो कह रहा है कि ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर कितना है, हमें उससे लेना देना नहीं है, उस प्रोडक्ट का टर्नओवर जिसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लग रहा है खाली उसी को देखना है। तो अब खाली उसी को देखना है, तो 50 और 100 करोड़ वाली लिमिट तो गई तेल लेने। अब इंडिविजुअल टर्नओवर पहले कितना था, कैटेगरी ए में अगर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, और कैटेगरी में 35 करोड़ से ज्यादा, तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगता था। अब ये चेंज होकर लिमिट कितनी हो गई, 75 करोड़ और मोर। तो अगर, और अब इन्होंने एक चीज और खत्म कर दी है, जो पहले कैटेगरी ए और कैटेगरी बी रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड सेक्टर था, वो सेक्टर वाला कंसेप्ट भी खत्म कर दिया। अब हर एक कंपनी, एवरी कंपनी जिसका टर्नओवर 75 करोड़ और मोर है, उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगेगा, भले फिर वो रेगुलेटेड वाली और अनरेगुलेटेड से फर्क नहीं पड़ता। तो इससे नुकसान क्या हुआ, पहले 25 करोड़ और मोर पे लग जाता था रेगुलेटेड में, और 35 और मोर पे अनरेगुलेटेड में। अब वो लिमिट बढ़ के 75 हो गई, तो अगर मान लो किसी कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, अब उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा जो पहले लगता था। तो इस वाले एंगल से देखोगे तो स्कोप कम हो गया, इस वाले एंगल से देखोगे तो स्कोप कम लग रहा है। दूसरा एक और नुकसान भी करा है यहाँ पे। पहले मैंने क्या बोला, एक बार आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर ये वाली लिमिट एक्सीड करके अगर आप कॉस्ट ऑडिट आपके ऊपर लग गया, तो वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल हमेशा लगता रहता था। अब इन्होंने क्या करा है कि अब ये कॉस्ट ऑडिट कब लगेगा, ड्यूरिंग एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी वाला जो साल है, अगर उससे पहले वाले किसी 3 साल के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट का टर्नओवर 75 करोड़ मोर गया, तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगेगा। तो मैं इसको अगर उल्टा कर दूं, तो अगर 3 साल तक कॉन्टिन्यूअसली अगर आपका इनमें से किसी भी एक साल के अंदर भी अगर 75 टर्नओवर नहीं पहुंचा 75 करोड़ मोर, तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगना बंद हो जाएगा। जो पहले एक बार लग गया तो ऑलवेज लगता रहता था, अब नहीं लगेगा। जैसे अब एग्जांपल लेके मैंने समझाया है, मान लो 21-22 में आपका टर्नओवर 75 सीआर है, तो 22-23 में आपको क्या कहते हैं, क्या कॉस्ट ऑडिट करवाना है। अगर 21-22 में 75 शेयर आप लिमिट एप्लीकेबल होगा, एग्जांपल लेके बता रहा हूं, तो 22-23 में आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना है। लेकिन 22-23 में आपके पास लिमिट 25 करोड़ हो गई। अच्छा 25 करोड़ हो गई, अब हमें क्या बोला, अब लिमिट देखा जाए 75 से नीचे आ गई, लेकिन पिछले 3 सालों में अगर आपका वो क्या कह रहा है, अगर टर्नओवर 75 या उससे ऊपर रहा तो आपके ऊपर लगेगा। तो पिछले 3 सालों में 70 21-22 में था, तो 22-23 में अगर 25 चला गया, तो 23-24 में आपको अभी भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि 23-24 के अकॉर्डिंग पिछले 3 साल ये वाले 2 हैं और इसमें एक 75 सीआर आ रहा है। फिर 23-24 में आपका 35 सीआर चला गया, तो क्या 24-25 में करवाना है, अभी भी करवाना 24-25 में, क्योंकि पिछले 3 साल में से किसी एक साल में अगर आपका 75 सीआर से चला करवाना पड़ेगा। अब मान लो 24-25 में आपका 50 सीआर आया, क्या 25-26 में करवाना है? 25-26 के अकॉर्डिंग पिछले वाले 3 साल कौन से हैं? ये 3 साल, और इन 3 सालों में कहीं पे भी 75 सीआर नहीं है, तो अब आपको 25-26 में कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना। इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि जिस साल आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगा,
कब लगेगा? अगर पिछले 3 सालों में से कभी एक साल में भी आपका 75 सीआर था, तो जैसे अगर हम 25-26 के एंगल से देखें तो इन पिछले 3 सालों में कहीं पे भी 75 सीआर नहीं था पिछले 3 सालों में। तो अब आपको 25-26 में कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना। अब कब तक नहीं करवाना? जब तक आपके दोबारा लिमिट 75 वाली नहीं पहुंचती। लेकिन क्या 24-25 में करवाना है? करवाना है, क्योंकि 24-25 के अकॉर्डिंग पहले वाले 3 साल कौन से हैं? ये वाले 21-22-23 और उसमें 21-22 में 75 सीआर है। मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि जिस साल में आप हो उससे पहले वाले 3 साल में अगर किसी एक साल में भी 75 सीआर है तो आप पे कॉस्ट ऑडिट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। पहले क्या था कि एक बार लग गया तो लाइफ लॉन्ग लगता रहेगा, तो ये एक नुकसान है। अब मैं पॉजिटिव एंगल की बात करता हूं। पहले ये जो कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी ये खाली कंपनीज पे लगती थी। सेकंड जो मैंने सेकंड पॉइंट बनाया, ये थर्ड पॉइंट कहां गया? सेकंड पॉइंट ये रहा। पहले कॉस्ट ऑडिट ओनली कंपनीज पे एप्लीकेबल था। अब वो उन्होंने बाकी चीजों को भी कवर कर दिया, कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटी एटसेट्रा। अब इन्होंने सबको कवर कर दिया। तो इसका मतलब पहले क्या होता था, बहुत सारी इंडिया में सोसाइटी, ट्रस्ट या बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, एलएलपी वगैरह ऐसी हैं जो सेम इतना ही टर्नओवर कर रही हैं, स्टिल उनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगता था पहले, अब लगेगा। तो क्या स्कोप बढ़ नहीं गया? अगर वहां से कुछ कंपनीज कम हो गई, मान लो 100 में से 50 कंपनीज कम हो गई। पहले क्या होता था, मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, पहले 25 करोड़ की लिमिट पे कॉस्ट ऑडिट लग जाता, अब 75 पे लगेगा अगर उनका टर्नओवर है। तो मान लो 100 में से 50 कंपनियां कट गई, लेकिन 100 में से 50 अदर ऑर्गेनाइजेशन भी तो ऐड हो गई, वो वाली जिनके ऊपर पहले नहीं लग रहा था लेकिन अब लगेगा। ट्रस्ट, सोसाइटी, एलएलपी, इन पे पहले नहीं लगता लेकिन अब लगेगा। तो वो बाकी संस्थाएं जुड़ गई, तो इधर से कम हुआ उधर से बढ़ गया, तो घटा कहां? पहले खाली कंपनीज पे लगते थे कॉस्ट ऑडिट के रूल्स, अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी लगेंगी कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे भी। तो स्कोप पे इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस के एंगल से बात करो, जॉब वालों को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट, पहले क्या होता था, कॉस्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल है, नेगेटिव पॉइंट, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। मतलब डायरेक्टर्स ही ऑडिटर को अपॉइंट करते थे, कॉस्ट ऑडिटर को, और रिमूव भी डायरेक्टर्स ही करते थे। अच्छा, कायदे से कंपनी में पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर्स। मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को इतना बड़ा कंट्रोल देना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, जो सीए होता है, उस सीए को अपॉइंट भी कौन करता है? शेयर होल्डर्स, और रिमूव भी कौन करता है? शेयर होल्डर्स। तो सेम कॉस्ट ऑडिटर के लिए भी सेम कंसेप्ट होना चाहिए। तो उसका सिंपल लॉजिक ये है कि कंपनी में 10 ही डायरेक्टर, एग्जांपल लेके बात करें, मान लो आपकी किसी एक दो डायरेक्टर से बिगड़ गई, सबने आपस में प्लान करा, आपको निकलवा दिया कंपनी से। तो कॉस्ट ऑडिटर, अगर डायरेक्टर के हाथ में सारा कंट्रोल होगा तो निकालना आसान है उनको। तो कॉस्ट ऑडिटर जल्दी निकलेगा कंपनी से, कॉस्ट ऑडिटर का ऊपर क्योंकि डायरेक्टर का ही कंट्रोल है, तो उनको लाना और निकालना आसान है। तो बायसनेस ज्यादा होगी, वो अपने बंदे को ही रखेंगे, बाहर वाले बंदे को रखेंगे ही नहीं। अब जो प्रपोजल लाया गया वो ये लाया गया कि जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सीए अपॉइंट करते हैं और रिमूव भी सीए करते हैं, ऐसे कॉस्ट ऑडिटर को भी अपॉइंट और रिमूव कौन करें? सीए ही करें। तो ये एक फायदा हो गया, तो ये पॉजिटिव साइड है। नेक्स्ट, एक रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला कंसेप्ट लेकर आ गए हैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट लेकर आ गए हैं। ये पॉजिटिव में भी आएगा और नेगेटिव में भी आएगा। मैं यहां पे सेम लिख देता हूं, सेम इसलिए लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव भी है, इसका नेगेटिव भी है। अच्छा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है? ये पहले नहीं लगता था, कॉस्ट ऑडिटर पे अब लगेगा। रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या चीज है? ये सीए पे तो लगता था, सीएमए पे नहीं लगता था, लेकिन अब उन पे भी लगने का प्रपोजल आ रहे हैं। वैसे ऐसा होता है कि सीए के एंगल से अगर मैं बात करूं, सीए में क्या होता है कि आप एक ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, उसके बाद आप उसको 5 साल के बाद रीअपॉइंट कर सकते हो, फिर 5-5 साल, हर 5-5 साल के रीअपॉइंट करते रहो। लेकिन ये नॉर्मल कंपनीज पे जिन पे रोटेशन का कंसेप्ट नहीं लगता। रोटेशन क्या होता है? नए कंपनी एक्ट में कुछ कंपनीज की लिस्ट बनाई गई है, कुछ बड़ी कंपनीज, उनमें रोटेशन ऑफ ऑडिटर कंसेप्ट लगा। रोटेशन का कंसेप्ट मतलब है कि 5 साल आप ऑडिटर बन गए, तो अब आप 5 साल के बाद आपको 5 साल का गैप डालना पड़ेगा, आप दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते। उस 5 साल में कोई दूसरा ऑडिटर आएगा, उसको लाने का कंसेप्ट है कि वो अगले 5 साल में वो आप पहले वाले ऑडिटर ने क्या गलत सही करा वो भी पकड़ लेगा। फिर 5 साल जब अगला वाला आ जाएगा, जब उसका टेन्योर खत्म हो गया, तो अब उसके बाद अब 5 साल खत्म होने के बाद अब पहले वाले को चाहो तो ले आओ, चाहो तो किसी और को ले आओ। मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि रोटेशन के कंसेप्ट में एक ऑडिटर खाली 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, उसके बाद रीअपॉइंट नहीं हो सकता, 5 साल का गैप डालना पड़ता है। उन 5 साल में आप किसी दूसरे ऑडिटर को लेकर आओ, पहले वाले को दोबारा रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ताकि पहले वाले की कमियां पता लग जाए। लेकिन ये सारी कंपनियों पे नहीं लगता, कुछ ही कंपनीज पे लगता था। जिन कंपनी पे रोटेशन कंसेप्ट नहीं लग रहा, कुछ बड़ी कंपनीज पे लगता है। जिन पे नहीं लग रहा, वो हर 5-5 साल के बाद अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकती हैं। वो कंसेप्ट कॉस्ट ऑडिटर के लिए नहीं था, खाली सीए वाले ऑडिटर के लिए था, लेकिन वो कंसेप्ट अब इन्होंने सीएमए के लिए भी प्रपोज कर दिया। अब इसका फायदा ये है कि सीएमए वाला एक टेन्योर पूरा करेगा, उसकी जगह पे फिर दूसरा सीएमए आएगा, वो दोबारा उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये रीअपॉइंट इस कंपनी में नहीं होगा, तो कोई दूसरा जब आ रहा है तो वो वाला तो अपनी जगह खाली करके आ रहा है, तो आप वहां जा सकते हो।
मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि बच्चा इसको नेगेटिव ले लेगा ये कि सर पहले तो क्या था कि हम एक बार टेन्योर खत्म हुआ हम दोबारा रीअपॉइंट हो गए, फिर दोबारा रीअपॉइंट हो गए। मगर अब ये क्या कह रहा है, रोटेशन के अंदर तो क्या है, एक बार टेन्योर खत्म हो गया दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते। लेकिन रीअपॉइंट नहीं हो सकते तो आप इस कंपनी में नहीं हो सकते, आप दूसरी में जाओगे, तो जो दूसरा भी तो वहां से आउट होगा वो आपकी कंपनी में आएगा। तो आपका इधर से स्कोप, एक कंपनी से जाओगे तो दूसरी में चले जाओगे, उसी में तो रीअपॉइंट हो सकते, दूसरी कंपनी में चले जाओ, और वो वाला उसका वहां से टेन्योर खत्म हो गया यहां आ जाएगा। ये शायद मैं वीडियो में इतनी जल्दी में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि एक सम अप दे रहा हूं मैं, डिटेल में तो हम इस क्लास में रोटेशन कैसे होता है पूरा समझाते हैं, लेकिन एक आइडिया दे दिया आपको क्या है। लास्ट जो एक मुद्दा उठा है ना, वो पता क्या उठा है, इसमें एक फिक्की एक बॉडी है, उसने एक रिकमेंडेशन दे दी रिपोर्ट के अंदर। वो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या है फिक्की की, मैं दिखाता हूं तुम्हें। उन्होंने ये बोल दिया कि कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये देखो, तुम्हारे को मैंने बताया ना कि अब ये खाली कंपनीज में नहीं लगेगा, पहले खाली कंपनीज पे एप्लीकेबल था, कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट सब पे लगेगा। तो ये वाइडर स्कोप वाली बात है। वो फिक्की की रिपोर्ट कहां गई जिस पे मेन मुद्दा उठा है। रिकमेंडेशन रिपोर्ट कह रहा हूं, सॉरी रिकमेंडेशन। हाय वो पॉइंट नहीं मिल रहा, एक मिनट रुको बस, वो आ जाए ना तो मैं दिखाता हूं। बस एक छोटा सा इशू है, ये रहा। इसके नीचे आएगा, सॉरी अब आएगा, अब आएगा। ये रहा, एक बॉडी है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इन्होंने बोला है कि जैसे अभी कॉस्ट ऑडिट हमने देखा ना कि 75 करोड़ और मोर वाली कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल करेंगे, मैंडेटरी है, और पहले वो 25 सीआर और 35 सीआर वाली के लिए रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड, नए वाले मतलब रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड का जो नए रूल्स आ रहे हैं उसमें तो कंसेप्ट रिमूव करवा रहे हैं की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी ही खत्म कर देना चाहिए। इनका मतलब इनके कहने की सेंस ये है कि फिक्की की रिकमेंडेशन ये है कि कॉस्ट ऑडिट कंसेप्ट खत्म ही कर देना चाहिए मैंडेटरी में, कंपनी की मर्जी हो तो करवाए, नहीं हो तो मना करवाए। तो इससे बड़े सारे बच्चे पैनिक हो गए कि फिक्की ने बोल दिया कहीं इस फिक्की की बात ना मान लें। बेटा एक चीज बताऊं, कोई भी चीज जब लाई जाती है ना तब लाते हैं जब उसकी नीड होती है। कॉस्ट ऑडिट पहले भी कभी मैंडेटरी नहीं था, उसको बाद में मैंडेटरी किया था क्योंकि इंडस्ट्री में नीड थी, और नीड थी तो लाएगा, तो नीड खत्म थोड़ी हुई, समय के हिसाब से नीड बढ़ रही है। तो कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी से कभी खत्म नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। इन्होंने बोला ना कि आज के एनवायरनमेंट में कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कंसेप्ट खत्म ही कर देना चाहिए मैंडेटरी वाला, मर्जी हो तो करवाए, नहीं करवाना नहीं हो तो ना करवाए। ये कंसेप्ट, उससे हमारे सीएमए का स्कोप खत्म हो जाएगा, बच्चे कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो मैंडेटरी कंसेप्ट खत्म नहीं हो सकता। हाँ, लिमिट में चेंजेस आ सकते हैं। मैं तुम्हारे को बता दिया कि पहले 25 सीआर 35 सीआर थी, अब वो प्रपोज करके 75 सीआर की लिमिट इन लोगों ने रख दी है। तो लिमिट में चेंज आ सकता है, उसकी वजह से कुछ कंपनीज आउट हो सकती हैं, जाहिर है कुछ ना कुछ पे लगेगा। लेकिन अब मैंने बताया कंपनीज के अलावा अदर बॉडीज पे भी लग रहा है, तो बात घूम फिर के वही आ जाएगी। और रही बात ये वाली कि जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, और अभी तो ये सब रिकमेंडेशन है, इस पे इतना पैनिक मत करो, और ना होगा क्योंकि इंडस्ट्री के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें, तो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में सीएम ने, वो हटा ही नहीं सकते इसको, इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ये तो बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और जब लॉ आएगा तब उसके ऊपर अलग से बात करेंगे, एनालाइज करेंगे। अभी तो ये कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो प्रपोजल है, 10 चीजें बदलेंगी इसके अंदर, लिमिट में भी चेंज आएंगे, बहुत कुछ होगा, अभी देखते चलो। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सब बढ़िया है, पॉजिटिव साइड पे रखो। और मैंने तुम्हारे को बता दिया कि जिसका इंपैक्ट प्रैक्टिस वाले एंगल पे पड़ेगा वो भी थोड़ा बहुत ही पड़ेगा, वो खास नहीं पड़ने वाला। इधर से कुछ घटाया तो उधर से बढ़ा दिया है, और जॉब वाले पे तो कहीं इस रिपोर्ट का असर ही नहीं है। ठीक है जी, चलो, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मैंने एक मोटा मोटा जो मेन की पॉइंट्स इस रिपोर्ट के बताए हैं, बाकी डिटेल में बात जब एक्चुअल में लॉ का भी बनेगा तब बात करेंगे यार, टेंशन के ले रहे हो। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।